तो ये सीधे चलते हैं केंद्रीय एचआरडी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो हिमाचल और गुजरात में जीत की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, लेकिन मैं सबसे पहले जानता हूं कि क्या ये रिजल्ट आपकी उम्मीदों के मुताबिक है? दीपक जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूं, बहुत खुशी होती है। और मुद्दा ये है कि हम दोनों राज्य आज जो चुनाव में गए थे, दोनों जीते हैं। और गुजरात में तो 6ठी बार जीता है। आज तक कोई भी पार्टी गुजरात में लगातार 6 विजय हासिल नहीं कर पाई है, जो बीजेपी ने करके दिखाया है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमारे वोट 2.5% बढ़े हैं, तो लोगों का ज्यादा समर्थन मिला है। तो ये हमारा निश्चित है। हाँ, सीटें हमारी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि हर चुनाव अलग होता है। और इस बार कांग्रेस ने पूरा जातिवाद का खेल किया, और जातिवाद की एक ताकत होती है। लेकिन ये बड़ा मुझे अच्छा लगा कि गुजरात की जनता ने जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण तीनों राजनीतियों को फेंक दिया, और आज विकास के राजनीति के पीछे लोग खड़े रहे। हिमाचल में भी वही देखो, मोदी जी जब सत्ता में आए 14 में, तो केवल 6 राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। आज 19 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हो गई। तो 3 साल में हमने लगातार हमारा लोगों के साथ संवाद बढ़ा है, लोगों का विश्वास हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ऐसे राज्य, महाराष्ट्र में कभी बीजेपी अपने बलबूते पर शिवसेना के साथ नहीं थी, तब भी जीतेगी किसी को लगा नहीं था, मिला। हरियाणा में हम जीते, झारखंड में हम जिस तरह से जीते, और उत्तर प्रदेश में चमत्कारी विजय कहेंगे ऐसा उत्तराखंड में भी, तो ये आसाम में और मणिपुर में, यानी ये ऐसे प्रदेश थे कि जहां विजय मिलना लगभग असंभव लगता था, लेकिन मिला। क्योंकि लोग अब बदल चुके हैं, देश बदल गया है, गरीब बदल गया है। गरीब की आकांक्षा है उसको तरक्की चाहिए, और इसलिए तरक्की के लिए लोग वोट दे रहे, जातिवाद के आधार पर अब वोट नहीं दे रहे। और इसके आज मुझे खुशी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको कह रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति को ठुकरा दिया, उससे क्या रिलेवेंस है? क्योंकि वंशवाद की राजनीति, राहुल गांधी उपाध्यक्ष बन गए थे, अध्यक्ष बनेगा सबको पता था, और उन्होंने इसीलिए 16 तारीख को बकायदा अध्यक्ष पद संभाल लिया। तो वंशवाद की राजनीति तो एक तरह से एक्सेप्टेड है भारत के अंदर, ये भी हकीकत आप जानते हैं। नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं। वंशवाद के आधार पे ही केवल वोट मिलने के दिन खत्म हुए। आप किसी फैमिली से हो, लेकिन आप जब तक जनता से संवाद नहीं करोगे और जनता तक पहुंचोगे नहीं, और आप विकास की राजनीति नहीं करोगे, आपको चुनावी सफलता नहीं मिलेगी, यह उसका मतलब है। अब जातिवाद का कितना पहले तबका था कि जाति के आधार पर ही उत्तर प्रदेश वोट करता है, नहीं हुआ। और गुजरात में भी जब जिस तरह से जातिवाद को हवा दी कांग्रेस ने, डेस्परेशन में, निराशा में, हताशा में, लेकिन ऐसी हवा दी कि हमारी यहां कहावत है कि भाई पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। तो इसको नकारते हुए मेहसाणा और सूरत जैसे जहां बहुत पाटीदार आंदोलन का जोर था, वहां भी लोगों ने बीजेपी को चुना। ये प्रत्यक्ष हमने देखा। तो इसका मतलब यह है कि, लेकिन हमारे ग्रामीण सीटों में कमी आई, तो हम तो सीखते हैं। हम हर चुनाव के बूथ तक का विश्लेषण करते हैं और सुधारते हैं, और इसीलिए तो मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, इसीलिए तो बीजेपी बढ़ रही है। प्रकाश जावड़ेकर जी, यहां पर यह कहा गया कि लोकतंत्र ने नई करवट ली है, यह अमित शाह जी का बयान है। इस करवट से आपका क्या मतलब है, और क्या 2019 के चुनाव को आप और आसान मानने लगे हैं, जो लोकसभा चुनाव होने हैं? हम कोई भी चुनाव पॉकेट में है ऐसा नहीं मानते। हम जैसे मानते हैं कि जीरो से शुरुआत करना है और लड़ना है। लेकिन एक सच है कि करवट बदली है कि जातिवाद के आधार पर अब वोट देने को लोग तैयार नहीं है बहुसंख्या में, और वंशवाद के आधार पर वोट नहीं देंगे, और उसके साथ साथ तुष्टीकरण की नीति को भी वोट लोग नहीं देंगे। ये साफ हो गया, और इसलिए हमने कहा है, और आज अमित जी ने जो कहा कि करवट बदली है। भारत की जनता पहली दफा मुद्दों पर, विकास पर
वोट दे रही है, क्योंकि जनता अब बदल गई है, उनको अब विकास चाहिए, उसकी आकांक्षा है गरीब की भी। प्रकाश जी, पहले गैर कांग्रेसवाद की राजनीति होती थी। जब आप लेफ्ट बीजेपी 1991 की वीपी सिंह की सरकार के वक्त एकजुट हो गए थे, फिर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति हुई, गैर कांग्रेसवाद के बाद गैर भाजपावाद की राजनीति हुई, और गैर भाजपावाद के बाद फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में आई। तो अब आपको क्या लग रहा है, कौन सी राजनीति चलेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होगा और उसके बाद मोदी जी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा? ऐसा है, राजनीति संभावना भरा खेल है और इसलिए हर एक को प्रयोग करने का मौका भी मिलता है और हर एक कोई नए नए प्रयोग करता है। लेकिन एक समझना चाहिए, अलायंस का कोई आइडियोलॉजी होना चाहिए। कांग्रेस के विरोध में जो था वो भ्रष्टाचार के विरोध में था, कांग्रेस के विरोध में था उसमें वंशवाद का विरोध था, कांग्रेस के विरोध था उसमें तुष्टीकरण का विरोध था, और इसलिए और इमरजेंसी जिन्होंने लाई थी उसका विरोध था, अलोकतांत्रिक पार्टी बन गई थी इसलिए विरोध था, और इसलिए सब एकजुट हो गए थे। बीजेपी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो बीजेपी के विरोध में केवल व्यक्ति के द्वेष से और हार की डर से जो गठबंधन बनते हैं, इकट्ठा आते हैं, उसका कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि आपका कोई आइडियोलॉजिकल आधार नहीं है। दूसरा, ममता उत्तर प्रदेश में विपक्षियों को क्या मदद करेगी और समाजवादी पार्टी कश्मीर में कांग्रेस को क्या मदद कर पाएगी? तो क्या करेंगे? ये कोई कॉम्प्लीमेंट्री रचना होनी चाहिए और उसके साथ साथ कोई आइडियोलॉजी चाहिए, तभी तो ये बनता है। नहीं, आइडियोलॉजी तो बन सकती है। एक नरेशन के लिए मान लिया जाए तो मोदी जी को रोकना है या बीजेपी को रोकना है, ये एक आइडियोलॉजी बन सकती है, क्योंकि वो कई तरह के आरोप भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं दो फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। नहीं बनती है, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं दो फैक्टर्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तो राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, पहली बार वो थोड़ा कंसिस्टेंट दिखाई दिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के भय से ये एक बाइंडिंग फोर्स होगी जो कांग्रेस के आसपास विपक्ष के नेताओं को बुन दे? आप ऐसा मानते हैं क्या? ऐसा है, मुझे एक याद आया, हमारे एक इंस्पेक्टर थे स्कूल के, तो एक क्लास में गए, उसने एक दूसरे की क्लास में बच्चे को पूछा 4 गुना 4 कितना, तो उसने कहा 15। तो उन्हें इंस्पेक्शन में बाहर आकर लिखा कि तरक्की अच्छी है इस क्लास की। तो मैंने कहा कि भाई 4 गुना 4 15 कह रहा है, तरक्की क्यों अच्छी है? तो बोले पिछले साल इसी बच्चे ने 4 गुना 4 14 कहा था, अब 15। ऐसी भले हो जिसकी तरक्की होती होगी, लेकिन मैं मानता हूं राजनीति अब घर में बैठ के करने की स्थिति नहीं है। राजनीति अब मैदान में आकर लोगों से जुड़कर और लगातार 24 घंटे करने का काम है, जो हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे नेता करते हैं। सबको करना पड़ेगा और अवसर सबको मिलता है, लेकिन लगातार काम करना पड़ेगा। जिन्होंने देश को केवल लूटा है और जिन्होंने केवल विरासत में सत्ता पाई है, वो इसी मानसिकता में कभी परिवर्तन नहीं ला सकते। एक मेरा और सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि आप जीते हैं, राहुल गांधी हारे हैं, लेकिन इस हार में भी राहुल गांधी मजबूत दिखाई दिए हैं? क्या आपको ऐसा लगा कहीं? नहीं, देखो, उन्होंने अगर मेहनत की तो हर एक को राजनीति में अवसर होता है कि वो जरूर करे मेहनत, उसमें क्या मुद्दा है। लेकिन लोगों को कन्विंस करने के लिए केवल अभी पहले मेहनत ही नहीं कर रहे थे, अब मेहनत कर रहे, उससे नहीं होता। मेहनत क्या, किस लिए कर रहे, क्या आइडियोलॉजी है, ये बताना पड़ेगा। अब तो यहां तो जातिवाद किया, पूरा आउटसोर्स किया था इलेक्शन। यहां तो उनके सारे प्रमुख नेता हार गए और यहां कांग्रेस कहां रही? वो तो दूसरे लोगों के टीम, पहले अखिलेश के पीछे बैठकर वो चुनाव लड़े, फिर लालू के पीछे बैठकर चुनाव लड़े, और फिर अभी ये 3 नौजवान जो अपने अपने जाति के संगठन चलाते हैं, उनके पीछे खड़े रहकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की हिम्मत कहाँ है? कांग्रेस के तो सारे नेता हार गए। बिल्कुल ठीक। प्रकाश जावड़ेकर जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अंत में यही कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक खबर है हिमाचल से, प्रेम कुमार धूमल ने मान लिया है कि वो चुनाव हार गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नतीजे भी अब घोषित होने वाले हैं या घोषित हो चुके होंगे इस समय तक। तो अभी की बड़ी खबर कि हिमाचल प्रदेश में जो सीएम कैंडिडेट थे प्रेम कुमार धूमल, वो जीत गए हैं, लेकिन बीजेपी को थंपिंग मेजॉरिटी मिली है, 44 सीटें मिली है 68 में से, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। लेकिन प्रेम कुमार धूमल का हारना, जो एक वहां के मास बेस्ड लीडर माने जाते थे, वाकई आश्चर्यचकित करने वाला है, वो भी उनके गृह जिले हमीरपुर में। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ेंगी और आंचल आपको बताएंगी कि राहुल के मुजरिम आखिरकार कौन कौन है, किन लोगों ने राहुल के प्रचार का बेड़ा गर्क किया और किन लोगों ने राहुल को हराया।